हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक वीडियो लेक्चर के साथ उपलब्ध हुआ हूँ और इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रीकल्चर टीए और आने वाले जो पेपर हैं केन सुपरवाइज़र उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में एक विस्तृत जानकारी यहाँ पे साझा करेंगे। तो आइए चलिए बिना समय गंवाए आप फोकस करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, टिक्का रोग किससे संबंधित है। टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी है ग्राउंडनट और ऑप्शन नंबर डी है टोमेटो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मूंगफली ग्राउंडनट यहाँ पे सही होगा, क्योंकि टिक्का रोग मूंगफली में होने वाला रोग है और इसमें पत्तियाँ, तने और जो उसके पर्णवृंत होते हैं उन पर हल्के पीले रंग के दाग देखने को मिलता है। तो यह दाग बाद में गहरे रंग के वृत्ताकार मतलब गोलाकार के रूप में हो जाते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है, ग्लानि रोग किससे संबंधित है। ग्लानि रोग, विल्ट डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है टोमेटो एंड ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर बी है स्पिनाच एंड कॉलीफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी है ओकरा एंड बॉटल गार्ड और ऑप्शन नंबर डी है मस्क मेलन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है टमाटर और बैगन, टोमेटो और ब्रिंजल, ये ग्लानि रोग जो होता है विल्ट होता है, ये टमाटर और बैगन की फसल में होने वाला रोग है और इसमें पानी की कमी न होने पर भी पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और जड़ें काली हो जाती हैं। तो ये अक्सर टमाटर और बैगन की फसल में ये देखने को मिलता है विल्ट डिजीज। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में निम्न में से कौन सा रोग लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर्स इन कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। ऑप्शन नंबर ए है टिक्का डिजीज, ऑप्शन नंबर बी है कैंकर डिजीज, ऑप्शन नंबर सी है डाउनी मिल्ड्यू और ऑप्शन नंबर डी है मोजैक डिजीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है डाउनी मिल्ड्यू, ये देखने को मतलब फूल गोभी और पत्ता गोभी में ये देखने को मिलता है। मृदुमिल आसिता रोग इसको बोलते हैं, जिसका जो फूल गोभी और पत्तों में ये एक प्रमुख रोग है लगने वाला। और इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं उनकी निचली सतह पर और तनों पर छोटे छोटे लोहे के रंग के आकार के धब्बे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये फूल गोभी और पत्ते में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पीला मोजैक रोग निम्न में से किस में होता है। येलो वेन मोजैक डिजीज अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए है टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी है स्पिनाच, ऑप्शन नंबर सी है ओकरा जिसको लेडी फिंगर भी बोलते हैं और ऑप्शन नंबर डी है हिबिस्कस गुड़हल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है भिंडी ओकरा, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि येलो वेन मोजैक डिजीज जो होता है वो भिंडी की फसल में लगता है और इसमें पत्तियाँ जो सिरे होते हैं वो पीले रंग की हो जाती हैं और जिसके कारण फल भी छोटे आकार के होते हैं और हल्के रंग के इस पे क्या बोला जाता है कि पैचेज आपको देखने को मिलते हैं और जिसके कारण ये कड़ा भी हो जाता है इसके जो फल होते हैं भिंडी का। तो ये येलो वेन मोजैक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अगेती अंगमारी एवं पछेती अंगमारी किससे संबंधित है। अर्ली ब्लाइट एवं लेट ब्लाइट आर रिलेटेड टू विच क्रॉप।
ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच बीन, ऑप्शन नंबर बी है ओकरा, ऑप्शन नंबर सी है पोटैटो आलू, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिंजल। तो यहाँ पे हमारा अगेती और पछेती अंगमारी जो रोग है वो ऑप्शन नंबर सी में आलू में होता है। जो अगेती और पछेती अंगमारी पोटैटो आलू की फसल में होता है। और इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे चमकदार देखने को मिलता है। तो ये हमारा जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस प्लांट पैथोलॉजी में आप जाएंगे तो उसका मतलब रोगजनक आप वहाँ पे याद करेंगे कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो और इन सब सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। लीफ रोल पत्ती मुंडल रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आलू, ऑप्शन नंबर बी है लौकी, ऑप्शन नंबर सी है बुखारा और ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आलू पोटैटो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये आलू में लगने वाला रोग है और इसमें जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उनके मध्य सिराओं के जो देखने को मिलता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और ऐसी पत्तियाँ मोटी और भांगुर तरीके से होती हैं और अगर इसको हम छूते हैं अगर तो ये छूने मात्र से ही क्या बोला जाता है कि टूट जाती हैं। तो ये हमको लीफ रोल जो रोग है ये आलू की फसल में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे की तरफ देखते हैं। कुफरी बादशाह और कुफरी चिपसोना, कुफरी जवाहर आदि किसकी प्रजातियाँ हैं? कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना और कुफरी जवाहर आर वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए है राइस, ऑप्शन नंबर बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है मक्का, ऑप्शन नंबर डी है आलू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आलू, ये क्या बोला जाता है कि यहाँ पे सही होगा। क्योंकि एक छोटा सा मैं आप लोग को चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर आप जब पेपर्स वगैरह में आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि कुफरी जिसकी भी प्रजातियों के सामने अगर कुफरी वर्ड का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पे आप उस चीज़ को आलू की फसल पोटैटो आप लगा सकते हैं। तो ये चूँकि यहाँ पे आलू तो सही होगा, तो ये सारी जो भी कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना, कुफरी जवाहर, ये सारी चीज़ें आलू की फसल से रिलेटेड हैं। तो ये हमारा केंद्रीय आलू संस्थान जो है शिमला, वहाँ से इसको निकाला गया है, कुफरी में स्थित है ये और वहीं की ये प्रजातियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण करता है। फार्मर्स स्टोर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इन। ऑप्शन नंबर ए है इन जूट बैग, जूट के बोरे में। ऑप्शन नंबर बी है धातु के बड़े पात्र, इन लार्ज मेटल कंटेनर। ऑप्शन नंबर सी है ज़मीन में गड्ढा बना के बाई डिगिंग पिट्स इन द ग्राउंड। और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ए एंड बी दोनों की जूट के बोरे में भी और धातु के बड़े पात्र में भी ये अपनी किसान अपने फसल का उत्पादन का अच्छे तरीके से स्टोरेज और भंडारण उसको अच्छी तरीके से करता है, जिससे कि वो एक लंबे समय तक क्या बोला जाता है उस सारी चीज़ों को सुरक्षित रख सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। बीजों की बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ सीड इज डन इन। तो ऑप्शन नंबर ए है इन जूट बैग, ऑप्शन नंबर बी है धातु के पात्रों में, इन मेटल्स कंटेनर, साइलो, इन साइलोज, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा साइलो
ये हमारा सही होगा, क्योंकि किसान अपने जो फसल का बीजों का बड़े पैमाने पर साइलों में भंडारण करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पीड़कों पेस्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेस्ट? तो ऑप्शन नंबर ए है चूहा, रोडेंट एंड इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी है मंकी, ऑप्शन नंबर सी है अर्थवर्म्स, और ऑप्शन नंबर डी है काऊ, गाय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है चूहा एवं कीट, रोडेंट्स एंड इंसेक्ट, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पेस्ट उन वनस्पतियों या जंतुओं को कहते हैं जो मानव या मानव हित को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे कीट कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिनमें फसल, पशुधन और वानिकी शामिल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया? अंडर विच मिनिस्ट्री वाज द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी कंडक्टेड? तो ऑप्शन नंबर ए है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऑप्शन नंबर बी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ऑप्शन नंबर डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया। समिति में कृषि और किसान कल्याण मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और संबंधित सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो यहाँ पे हमारा जो समिति का गठन का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अनाज और संबंधित उत्पादों के भंडारण प्रकारों में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है नालीदार स्टील डिब्बे, ऑप्शन नंबर सी है कंक्रीट साइलो, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अनाज और संबंधित उत्पादों के भंडारण में क्या बोला जाता है कि ये सभी प्रकार के चीज़ें सम्मिलित हैं। फ्लैट भंडारण, नालीदार स्टील के डब्बे, कंक्रीट साइलो जो होते हैं, इसके अलावा चिकनी दीवार वाले स्टील के जो डिब्बे होते हैं वो भी हमारे इसी में के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अनाज के भंडारण में किसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है? whose leaves are commonly used preserving stored grains? ऑप्शन नंबर ए है मैंगो, ऑप्शन नंबर बी है पीपल, ऑप्शन नंबर सी है नीम, और ऑप्शन नंबर डी है आंवला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा नीम यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नीम की सूखी पत्तियों को घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है, और बड़े भंडारगृहों में अनाजों को पेस्ट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रखने के लिए हम रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अनाज के भंडारण के लिए किसकी पत्ती? तो नीम की पत्ती का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। फसलों में दानों जैसे बीज को अधिक अवधि तक रखने के लिए किसमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है? टू प्रिजर्व क्रॉप सीड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर बी है पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है रोडेंट्स, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि फसलों के दानों को अधिक अवधि तक रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, और इसमें नमी कम हो जाने से बीजों को कीट, जीवाणु तथा कवकों से सुरक्षा हो जाती है।
तो यहाँ पे हमारा नमी, चूहा, कीट जो है वो तीनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। उपज भंडारण की आवश्यकता हेतु दिए गए कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? कृषि फसलों का उत्पादन वर्ष के विशेष मौसम में होता है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है, रबी की फसल पर तापमान व वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है केवल 1 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कृषि फसलों का उत्पादन वर्ष के विशेष मौसम में होता है। कृषि फसलों का उत्पादन साल के विशेष मौसम में होता है, लेकिन उसकी खपत साल भर होती रहती है। रबी फसल की, खरीफ फसल की या जायद फसल की फसल को आवश्यकता अनुसार तापमान, वर्षा इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत होगा, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही है। आइए आगे की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में कौन उपज भंडारण के कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सीजनल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है सीजनल डिमांड, ऑप्शन नंबर सी है प्राइस स्टेबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है इजी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे इजी ट्रांसपोर्ट, आसान परिवहन, ये हमारा सही होगा, क्योंकि उपज को निम्नलिखित कारणों से भंडारण की आवश्यकता होती है। पहला तो है कि मौसमी उत्पादन, मौसमी मांग, बड़े पैमाने पर उत्पादन, तुरंत आपूर्ति, निरंतर उत्पादन और मूल्य स्थायित्व। तो यहाँ पे हमारा आसान परिवहन जो है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये इसमें भंडारण के कारण में नहीं है, बशर्ते मौसमी उत्पादन, मूल्य में स्थायित्व, मौसमी मांग, ये सारी चीज़ें हमारा ए बी सी इसके कारण हैं, बाकी आसान परिवहन ये कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। छोटे स्तर के भंडारण के लिए डिब्बे के आकार की संरचना और पूसा में विकसित हापुड़ टिक्का प्रकार की संरचना विकसित करने वाला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे ये हमारा सही होगा, क्योंकि छोटे स्तर के भंडारण के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित डिब्बे के आकार की संरचना और पूसा में विकसित हापुड़ टिक्का प्रकार की संरचना का प्रयोग करते हैं। बड़े स्तर पर अनाज भंडारण के लिए ढक्कन और साइलोज प्रकार के ढांचे का उपयोग भी हमारे में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा छोटे स्तर का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अनाज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी तक सुखाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 10% और ऑप्शन नंबर डी है 70%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 10% ये सही होगा। नए अनाज को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, ताकि अनाज में 10% से ज़्यादा नमी न रहे, और इसके बाद ही हमें भंडारण करना चाहिए। सुखाने के लिए काली प्लास्टिक की जो चादर होती है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, और अधिक काली प्लास्टिक की जो चादर होती है उसका प्रयोग करें, क्योंकि अधिक ये धूप अवशोषित करती है, जिससे अनाज को जल्दी सूखने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। यदि भंडारण गृह में
कीड़े उड़ते हुए पाए जाएं तो भंडारणगिरी का प्रधूमन हेतु एल्यूमिनियम फास्फाइड की 1000 घनफुट पर कितनी टिक्की प्रयोग करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 70%, ऑप्शन नंबर बी है 80%, ऑप्शन नंबर सी है 7% और ऑप्शन नंबर डी है 30%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 7 मैंने प्रतिशत बोला है, प्रतिशत नहीं है। 70, 80, 7 और 30, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भंडारणगृह तथा बीज का निरीक्षण नियमित रूप से करना चाहिए। दवाइयाँ, पशुओं के दाने, तेल एवं खाद आदि का बीज के साथ हम भंडारण हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर भंडारण गृह में कीड़े उड़ते हुए पाए जाएं तो भंडारण गृह का हम क्या बोला जाता है कि प्रधूमन फ्यूमिगेशन जो होता है उसको अच्छी तरीके से करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम फास्फाइड की 7 गोली जो होती है, 7 मतलब टिक्की जिसको बोलते हैं, प्रति 1000 घनफुट पर हम प्रयोग करते हैं। बोरियों के ढेर का आकार अगर बात करें तो 986 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए कि अगर 1000 घनफुट अगर हमें पूछता है तो हमें 7 टिक्की वहाँ पे एल्यूमिनियम फास्फाइड की लगानी चाहिए फ्यूमिगेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। भंडारण हेतु बोरियों के ढेर का आकार अधिकतम कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 700 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1250 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 986 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 986 मीटर ये हमारा सही होगा, क्योंकि भंडारण है तो बोरियों का ढेर का अधिकतम आकार जो होता है वो 986 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित कारकों में कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एग्रीकल्चर? ऑप्शन नंबर ए है सॉइल, ऑप्शन नंबर बी है रेनफॉल, ऑप्शन नंबर सी है लेबर और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मिट्टी, लेबर और रेनफॉल जो वर्षा होती है वो मतलब तीनों हम इसको प्रभावित करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। भारत में सीमांत भूमि जोत जो होता है मार्जिनल लैंड होल्डिंग, उसका आकार क्या होता है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है मोर देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 4 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी है 1 हेक्टेयर से कम लेस देन 1 हेक्टेयर और ऑप्शन नंबर डी है 1 हेक्टेयर से अधिक मोर देन 1 हेक्टेयर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कृषि जनगणना के लिए भारत सरकार भूमि जोत को 5 समूहों में वर्गीकृत करता है, जिसमें पहला है सीमांत 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले, जिनको मार्जिनल हम कहते हैं। उसके बाद होता है लघु, जो 2 से 4 हेक्टेयर वाले होते हैं। इसके बाद अर्ध मध्यम होता है, इनको भी हम 2 से 4 में ही रखते हैं। इसके बाद होता है मध्यम, 4 से 10 हेक्टेयर वाले किसान होते हैं और उसके बाद होता है 10 हेक्टेयर से अधिक की बड़ी जोत वाले जो किसान होते हैं। तो इनको हम लगभग 5 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 1 हेक्टेयर से कम लेस देन 1 हेक्टेयर यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि दुनिया भर में खेतों का आकार और उत्पादन भिन्न भिन्न है, और
स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि खेतों का आकार आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, वैश्विक खाद्य उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी है बोथ और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है ओनली 1 ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि दुनिया भर में खेतों का आकार और उत्पादन ये दोनों बराबर नहीं है, बशर्ते भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट सही है। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि खेतों का आकार आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और वैश्विक खाद्य उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है ये कह रहा है, बाकी ये प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा कहता है कि कृषि मॉडल का उपयोग मिट्टी के गुणों और प्रक्रियाओं की जांच करना शामिल है। कृषि मॉडल का उपयोग मिट्टी के गुणों और प्रक्रियाओं की जांच करना शामिल है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कृषि मॉडल जुताई और प्राकृतिक पुनर्संयोजन के प्रभावों की भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कृषि मॉडल का उपयोग मिट्टी के गुणों और प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रभावों की जांच की मदद के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है जुताई और प्राकृतिक पुनर्संयोजन के प्रभावों को भविष्यवाणी करना तथा सतह की खुरदरापन और निरोध भंडारण प्रभावों की भविष्यवाणी करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक का मात्रात्मक अध्ययन, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी है उत्पाद के गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है कृषकों का आय का अध्ययन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कृषकों की आय का अध्ययन ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी फसल कटाई के उपरांत उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादों को मात्रात्मक और गुणात्मक व्यवहार के अध्ययन द्वारा भंडार में होने वाले नुकसानों को कम करके उनके सेल्फ जीवन में बढ़ोतरी करता है। तो यहाँ पे हमारा इनकी आय स्टडी ऑफ फार्मर्स इनकम ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करके आर्थिक विकास को बाधित करता है। और स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में भी खाद्य वस्तुओं का काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा दोनों, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी फसल कटाई के उपरांत उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादों को मात्रात्मक और गुणात्मक व्यवहार के अध्ययन के द्वारा भंडारण में होने वाले नुकसानों को कम करके उनके सेल्फ जीवन में बढ़ोतरी करता है। और उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में भी खाद्य वस्तुओं का काफ़ी हद तक नुकसान होता है, इनको वो मानता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा। उपज प्रबंधन के जैविक कारकों जो बायोटिक फैक्टर होते हैं उनमें क्या शामिल नहीं है।
ऑप्शन नंबर ई जो है वो कह रहा है थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर बी है रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसपायरेशन। और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है थ्रेसिंग यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये जैविक कारकों में उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर सकते हैं जो खाद्य वस्तुओं के अंदर रासायनिक क्रियाओं या सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रेरित होता है। जैसे कि अगर कहें कि श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, सूक्ष्म जीव, एथिलीन, तो ये सारी चीज़ें क्या बोला जाता है कि बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन थ्रेसिंग जो है वो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। टिकाऊ कृषि जो होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक साधनों से। ऑप्शन नंबर बी है अधिक अनुदान से। ऑप्शन नंबर सी है अधिक तकनीकी सहायता से। और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादों के अच्छे मूल्य से। तो यहाँ पे हमारा जो टिकाऊ कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है अधिक तकनीकी सहायता, जो सहायता से ग्रेटर टेक्निकल असिस्टेंस, तो उसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। टिकाऊ खेती की जो अवधारणा होती है तब आई जब व्यावसायिक कृषि जो होता है कार्य में आधुनिक तकनीक एवं रसायनों के अधिक प्रयोग के बावजूद उत्पादन स्तर में क्या बोला जाता है कि वृद्धि रुक सी गई थी, तथा फूड चेन में भी इन रसायनों का अवशेष मिलने लगा था। तो उस समय इसको क्या बोला जाता है, लाया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो खपड़ा बीटल्स ऑफ wheat इज डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग विच स्टेज? ऑप्शन नंबर ए है लार्वल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी है ग्रव स्टेज। ऑप्शन नंबर सी है निम्फ स्टेज। और ऑप्शन नंबर डी है मैगट स्टेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रव की अवस्था में क्या बोला जाता है कि ये खपड़ा बीटल जो होता है वो गेहूं में हानिकारक होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि खपड़ा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, तो वहाँ पे आप ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसको लगाएंगे। याद कर लीजिए, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम खपड़ा बीटल का साइंटिफिक नेम है, जो कोलियोप्टेरा गण के का एक सदस्य है। और इस कीट की ग्रव ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके जो एडल्ट होते हैं वो नहीं के बराबर नुकसान पहुंचाते हैं, और दोनों की काटने तथा चबाने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यह प्रायः अगर देखा जाए तो भंडारण गृहों में अनाजों के ढेर में ये क्षति पहुंचाते हैं, और इनके द्वारा जो क्षति किया हुआ दाना होता है वो कटा हुआ हम लोगों को मिलता है, देखने को प्रतीत होता है। तो खपड़ा बीटल गेहूं का सबसे डिस्ट्रक्टिव मतलब है, और जो क्या बोला जाता है कि ग्रव अवस्था इसका सबसे हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ग्रव? तो ऑप्शन नंबर ए है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ऑप्शन नंबर बी है होलोट्राइकिया कॉन्सेंगोनिया। ऑप्शन नंबर सी है स्पोडोप्टेरा लिटूरा। और ऑप्शन नंबर डी है वेमेसिया टेबिकी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है होलोट्राइकिया कॉन्सेंगोनिया, ये यहाँ पे हमारा सही होगा। वहीं पर अगर देखें तो चने की सुंडी अगर पूछ लेता है तो हमारा चने की सुंडी क्या बोला जाता है कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होगा। सफ़ेद भृंजक जो यहाँ पे वाइट ग्रव पूछा है तो वो तो होलोट्रोकिया कॉन्सेंगिनिया है। और इसी के अलावा कार्ब वर्ग में अगर पूछ देता है तो स्पोडोप्टेरा लिटिस, यहाँ पे लिटेरा आपसे
बेमिसिया टैबिकी अगर पूछ देता है तो ये सफ़ेद मक्खी का क्या बोला जाता है कि साइंटिफिक नेम है बेमिसिया टैबिकी। तो अगर यहाँ पे अगर सफ़ेद ब्रिंजक जो है वाइट ग्रब, तो ये हमारा कुछ फसलें होती हैं जिनमें ये हानि पहुँचाता है। ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली आदि के पौधे का ये कीट है। और इसका कहीं कहीं दूसरा नाम भी कहीं लिख देता है, तो आपको उसको भी याद रखना है कि कहीं गिडोला, गिबरेला, कुरमुला, काकचेफर आदि इसको लिखता है, सॉरी। तो इसको भी याद करने की बात है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम होलोट्रोकिया कॉन्सनगिनिया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है? ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट्स इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है कैनाल, ऑप्शन नंबर बी है टनल, ऑप्शन नंबर सी है माउंड और ऑप्शन नंबर डी है कीव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है माउंड यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दीपक के निवास स्थान को हम माउंड के नाम से जानते हैं और दीमक को पंखी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके निवास स्थान को तो माउंड हम बोलेंगे ही, लेकिन अगर इसके पंखी की बात करें तो इसको दीमक को हम पंखी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो कीट है ये हमारा आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है, टर्मेटिडी कुल का कीट है और यह संसार में लगभग सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक ना। लेकिन भारत में हमारा श्रीलंका, मलाया, ऑस्ट्रिया में ये बहुतायत रूप में तो पाए जाते हैं। तो दीमक एक वर्ल्ड वाइड माना जा सकता है कि ये है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि इसके निवास को स्थान को क्या, तो माउंड, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पायरिला कीट में किस प्रकार के माउथ पार्ट्स मुखांग पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी है ए है चुभौने और चूसने वाले, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ऑप्शन नंबर बी है बाइटिंग एंड च्यूइंग, काटने और चबाने वाले। ऑप्शन नंबर सी है च्यूइंग एंड लैपिंग, चबाने एवं चाटने वाले। ऑप्शन नंबर डी है सीस्कार, स्पंजिंग टाइप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये यहाँ पे हमारा सही होगा, चुभोने और चूसने वाले। तो पायरेला कीट के अंतर्गत हम अगर देखें तो चुभोने और चूसने वाले इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा हेमिप्टेरा गण के सभी कीट में, जैसे बग, वाइट फ्लाई, एफिड में भी चुभोने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। इसके बाद है अपना लास्ट क्वेश्चन, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रारूप, ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी है पुल, खिंचाव। ऑप्शन नंबर बी है अश्वशक्ति, हार्स पावर और ऑप्शन नंबर डी है जोर, थ्रस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो पूछ रहा है कि कार्यान्वयन को खींचने के लिए, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है पुल, खिंचाव, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक बल खिंचाव इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर अश्वशक्ति पूछ देता है कि शक्ति की एक ये इकाई है और जिस दर पर हम काम करते हैं, तो इसको हार्स पावर के, तो हार्स पावर अगर कहीं पूछ लेगा कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है, वाट में इसको काउंट करते हैं तो 746 वाट होता है 1 HP में। लेकिन वहीं पे एक मानव शक्ति के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 0.1 HP के हिसाब से ये बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल को हम खिंचाव कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये सब जानकारी बेहतरीन लगी होगी और ये सारे क्वेश्चंस आपको AGTA और केन सुपरवाइज़र के पेपर और तमाम
कृषि से जुड़े जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सहायता प्रदान करेगी। तो आप अपने तो पढ़िए ही, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करके उन लोगों को भी मौका दीजिए, वो लोग भी पढ़ें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक फ्री कंटेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के पेपर के हिसाब से ये बन जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे और भी तमाम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।